बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमिश ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि रेखा और कोण। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे डिफिनीशन ऑफ पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। उसके बाद जानेंगे एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल का डेफिनेशन जानेंगे, उनके टाइप्स का भी डेफिनेशन जानेंगे। जैसे कि इसके टाइप्स होते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। इस सभी के सभी को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे पेयर ऑफ एंगल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल, वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अदर इज सप्लीमेंट्री। ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। इसकी थ्योरम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके थ्योरम क्या हो सकते हैं कि दो लाइन कब पैरेलल होंगे, जब उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कब पैरेलल होंगे, क्या क्या कंडीशन होते हैं, यह डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि यहाँ पे जब अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो उस केस में कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, किस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यह डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे जानेंगे द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि जैसे कि इसका कुछ थ्योरम भी जानेंगे। जैसे कि आपका हो जाएगा द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। फिर उसके बाद जो है एक और होता है द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू कंजुगेटिव इंटरनल एंगल, यह जानेंगे। ठीक है। ये थ्योरी को हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, फिर तब जाकर के हमें लाइंस और एंगल्स अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट को डिफाइन करते हैं। भाई पॉइंट होता क्या है, आखिरकार पॉइंट है क्या। पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि एक डॉट, ठीक है, एक स्मॉल डॉट जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, जिसमें ना लेंथ होता है ना ही विड्थ होता है, समझ में आ गया, ना ही इसका कुछ हाइट होता है। सिर्फ क्या है, यह एक पोजीशन है, यह एक पोजीशन को शो करता है। तो ऐसे डॉट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको, पॉइंट कहते हैं। ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको, मजा आएगा पढ़ने में। पॉइंट, पॉइंट यानी कि इसको कैसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे द डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस शेप। क्या होता है भाई, यह भी एक तरह का शेप होता है, लेकिन कैसा शेप होता है, डायमेंशनलेस शेप होता है। द डायमेंशनलेस शेप दैट हैज नो लेंथ, that has no length and width is called point। क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट कहेंगे। ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे it is a small dot। यह क्या होता है भाई, स्मॉल डॉट होता है, यानी कि ऐसे। इट इज डिनोटेड बाय अ डॉट। इट मींस कहने का मतलब है कि एक स्मॉल डॉट के द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इस टाइप का होता है। ठीक है। आया समझ में। लिखेंगे इट हैज। अच्छा बताइए इसके पास क्या होता है, इसके पास लोकेशन होता है, पोजीशन होता है। ठीक है। इसके पास क्या होता है, लोकेशन होता है, पोजीशन होता है। इट हैज ओनली पोजीशन, इट हैज ओनली पोजीशन, और क्या लिख सकते हैं, लोकेशन। ठीक है। क्या होता है भाई, इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोजीशन और लोकेशन होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आया समझ में। अब देखिए, अब जानेंगे हम लोग क्या चीज, इट इज डिनोटेड बाय, ऑलरेडी मैंने बता दिया इसको क्या है, एक डॉट से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, एक डॉट से, यानी कि यह डॉट,
ठीक है, एक पेपर पर या कहीं भी एक पेन के नीब से जो डॉट हम डालते हैं उसी को पॉइंट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, आरएसएन में क्या बोलेंगे? इसको पॉइंट बोलेंगे। यह जो है इसको हम क्या बोलेंगे? बीच वाले पार्ट्स को पॉइंट बोलेंगे। ये जो है आपका इस यह क्या करता है? पोजीशन को बतलाता है, किसी भी चीज के पोजीशन को, कि यह चीज यहाँ पे है, इस जगह पर है। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए अब जानेंगे यहाँ पे लाइन क्या है भाई। लाइन, लाइन करने का मतलब क्या है? लाइन का मतलब होता है कलेक्शन या ग्रुप ऑफ पॉइंट। जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऑल पॉइंट्स आर ज्वाइन टू ईच अदर दैट हैज, ऐसे इस तरह का होगा। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स यानी कि ये जो है किस चीज का ग्रुप है, किस चीज का कलेक्शन है, किस चीज का, बोलिए, ये पॉइंट्स का कलेक्शन है। जब हम पॉइंट्स को क्या करते हैं, ऐसे जब ज्वाइन करते हैं तो लाइन का फॉर्मेशन होता है। और यह जो लाइन होता है क्या होता है? दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। समझ में आ गया? चलिए लिखेंगे कि द कलेक्शन ऑफ points that are joined each other forms line। क्या करता है या क्या फॉर्म करता है? लाइन फॉर्म करता है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, फिर इसके बगल में पॉइंट 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 पॉइंट, ये सभी के सभी पॉइंट क्या हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ क्या है? पॉइंट है। वो सारे के सारे पॉइंट क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आ रहा है समझ में? तो ये क्या है आपका? किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? लाइन का। समझ में आ गया? ये क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है भैया? लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आया समझ में? चलिए, यानी कि लिख सकते हैं इसमें ऐसे कि इट हैज ओनली, अच्छा बताइए इसमें क्या चौड़ाई है? कोई भी चौड़ाई दिख रही है क्या? नहीं, इसमें सिर्फ क्या होती है? लेंथ होती है। इट हैज ओनली अच्छा, इसमें चौड़ाई क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट में चौड़ाई नहीं है, इसीलिए इसमें चौड़ाई नहीं हो सकती है। आ रहा है समझ में ना? इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? लंबाई होती है। इट हैज ओनली लेंथ बट नॉट हैज क्या हो जाएगा आपका? विड्थ। इसमें कोई भी चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, और क्या है? लिखेंगे इट कैन बी extended infinitely in both direction। इसका मतलब हो जाता है डायरेक्शन, DIR, इसका पावर मैंने C कर दिया। इट मींस होता है डायरेक्शन, यानी कि क्या है? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, इसकी लेंथ को हम अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आरएसएन में अपने दोनों तरफ लेकिन बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफ ही बढ़ाया जा सकता है। समझ में आ गया ना? दोनों तरफ यानी कि दोनों डायरेक्शन में इसको क्या कर सकते हैं? हम लोग बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक अगर हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, तो दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके शेप और साइज को, सॉरी क्या बोलते हैं, इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। शेप नहीं, इसके साइज को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? आया कि नहीं? चलिए मिटा दो इसको। आ रहा है समझ में?
जैसे कि अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट। अच्छा एक और चीज है, इसके पास जो लेंथ होता है क्या फिक्स लेंथ होता है? इसके पास जो लेंथ होता है क्या फिक्स हो सकता है? इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। अगर मैं बोलूं कि लाइन है जब फिक्स लेंथ, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और राइट, सही है या गलत है कि लाइन के पास जो है फिक्स लेंथ होता है, यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर डालिए, ठीक है? ऐसे तो मैं लिखा ही दूंगा लेकिन आप जरूर डालिएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे समझिए, इसकी जो लेंथ होती है यह आपका फिक्स नहीं होती है, ठीक है? क्यों नहीं फिक्स होती है? क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं अपने मन मर्जी से। समझ में आ गया? सो लिखेंगे यहाँ पे it has not fixed length। इट हैज मतलब क्या हो गया भाई, लाइन के पास, किसके पास, लाइन के पास कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, इसको इनफाइनाइटली इंक्रीज कराया जा सकता है। उसके बाद जानेंगे यहाँ पे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, देखो भाई ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट कहने का मतलब है कि इसी का लाइन का क्या होता है, एक पार्ट होता है, खंड होता है, टुकड़ा होता है, ठीक है? अ पीस ऑफ लाइन, ठीक है? इट इज अ पीस ऑफ लाइन, इट हैज अ फिक्स पॉइंट, इट हैज अ फिक्स लेंथ, इट हैज अ फिक्स टू एंड पॉइंट। अंडरस्टैंड? चलिए यहां लिखेंगे कि लाइन से इट लिखेंगे द पीस ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, द पीस ऑफ, पीस मतलब टुकड़ा, द पीस ऑफ लाइन दैट हैज फिक्स्ड लेंथ and two fixed end point, आया समझ में? इसके पास क्या होता है, दो फिक्स एंड पॉइंट होता है। मान लेते हैं यहाँ देखिए ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं, यह ए हो गया, यह बी हो गया। आ रहा है समझ में? इसके पास क्या है, एक फिक्स्ड, क्या है आपका, एक फिक्स्ड एंड पॉइंट है, दो ठो, सॉरी क्या बोलते हैं, दो ठो फिक्स्ड एंड पॉइंट है, यानी कि ए हो गया यहाँ पे, बी हो गया। इसकी जो लेंथ है, अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आया? चलिए यहाँ पे हो गया है। अब देखिए उसके बाद जानेंगे यहाँ पे रे। रे क्या होता है? रे कहने का मतलब क्या है कि जिसके पास एक एंड पॉइंट हो और एक डायरेक्शन में क्या करता है, कंटिन्यूअसली क्या कर सकता है, वो एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है? एक डायरेक्शन में वो एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि लिखेंगे कि the line that has one end point, क्या होता है भाई, one end point and it can extend in one direction is called रे। क्या कहलाएगा आपका, रे कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? मान लेता हूं कि यह क्या है आपका, यह रे है। आया समझ में? इसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। इसके पास एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, और एक जो है, एक जो इसका जो सिरा है वो क्या है, इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें?
इसका मतलब समझ रहे हैं ना, एरो का मतलब क्या है, इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, मर्जी से अपने बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब एक चीज और लिख लेते हैं कि इसकी जो लेंथ होती है क्या फिक्स होती है, नहीं हो सकती है, इसकी भी लेंथ फिक्स नहीं हो सकती है। लिखेंगे यहाँ पे इट हैज नॉट फिक्स्ड लेंथ, इट हैज नॉट फिक्स्ड लेंथ, इट हैज नॉट फिक्स्ड लेंथ, इसके पास भी फिक्स लेंथ नहीं होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? चलिए अब देखिए, अब हम जानेंगे यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, फिर जानेंगे कॉन्क्यूरेंट लाइंस क्या होते हैं। समझ में आ गया? मिटा दो इसको। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब क्या है कि जब दो लाइन एक दूसरे से क्या होती है, पास होती है, तो वह दोनों के दोनों लाइन एक पॉइंट पर क्या होती है, मिलती है, मीट करती है, वह पॉइंट क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। और वह दोनों लाइन एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्टर, यानी कि वह इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइंस, ठीक है। When two lines are said to be इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन्स, then they cross each other, then cross each other is called intersecting line, intersecting line क्या कहलाएगा आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा जब वह एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से क्या होंगे, गुजरेंगे, ठीक है, दे क्रॉस ईच अदर, वो क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे कि जैसे मान लेते हैं यह हो गया आपका, दो लाइन क्या कहलाएगा आपका, इंटरसेक्टिंग, कब कहलाएगा, जब वह क्या होगा, यानी कि एक दूसरे से गुजरेगा, क्रॉस करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक इसमें कॉमन पॉइंट हो जाता है, मान लेते हैं वो क्या है, एक कॉमन पॉइंट है, इसको बोल देते हैं हम लोग कॉमन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलेंगे, कॉमन पॉइंट। आ रहा है समझ में भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही आसान है, ये बड़ी चीज है नहीं है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि समझते हैं, यहाँ पे इसकी कुछ फीचर्स लिख लेते हैं कि इंटरसेक्ट, इसमें क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, लिखेंगे इट हैज वन कॉमन पॉइंट, कितने कॉमन पॉइंट होते हैं इसमें, एक ही कॉमन पॉइंट होते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, एक ही क्या होते हैं इसमें, कॉमन पॉइंट होते हैं, समझ में आया। अब देखिए उसके बाद जानेंगे कॉन्क्यूरेंट लाइन, क्या होता है आपका, कॉन्क्यूरेंट लाइन। अब देखो भाई, कॉन्क्यूरेंस लाइन कहने का मतलब क्या है, जब टू और मोर लाइंस, यानी दो या दो से अधिक लाइंस जो हैं, जब एक दूसरे से क्या होती हैं, गुजरती हैं, यानी एक दूसरे से एक ही पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्क्यूरेंट। चलिए भाई हो गया, एंड यहाँ लिख लेंगे
दिस पॉइंट इज कॉल्ड, अब इस पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है कंक्यूरेंट लाइन, कंक्यूरेंट लाइन कहने का मतलब क्या है, कंक्यूरेंट लाइन यानी कि व्हेन टू और मोर लाइन्स टू और मोर लाइन्स intersect each other at a common point is called concurrent एक मिनट, concurrent लाइंस क्या कहलाएंगे, कंक्यूरेंट लाइंस। कौन सा लाइन कहलाएगा, कंक्यूरेंट लाइंस कहलाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, यानी कि जब एक साथ बहुत सारी लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, तो उसको बोलेंगे कंक्यूरेंट लाइन। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि देख लो भाई, ऐसे ये सभी के सभी क्या है, इस पॉइंट पे, ये जो है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब देखो भाई, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कंक्यूरेंट लाइंस बोलेंगे। जब एक साथ बहुत सारे लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक ही पॉइंट पर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, उसको बोलेंगे हम लोग कंक्यूरेंट लाइन बोलेंगे। इस सभी के सभी क्या कहलाएंगे, कंक्यूरेंट लाइन कहलाएंगे। कोई दिक्कत इसमें, सारे के सारे लाइंस कंक्यूरेंट लाइंस कहलाएंगे। आ रहा है समझ में। चलिए देखो भाई, अब हम जानेंगे यहाँ पे कोप्लेनर पॉइंट जानते हैं। ठीक है, क्या होता है कोप्लेनर पॉइंट। कोप्लेनर पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पर बहुत, यानी कि क्या है, मोर देन टू और मोर देन टू पॉइंट्स क्या करते हैं, लाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोप्लेनर पॉइंट। लिख लेते हैं उसको, कोप्लेनर पॉइंट, कोप्लेनर सही है ना स्पेलिंग, देख लीजिएगा इसको, कोप्लेनर पॉइंट्स लिखेंगे व्हेन टू और मोर पॉइंट्स, व्हेन टू और मोर पॉइंट्स lies on a line is called कोप्लेनर पॉइंट। क्या कहलाएगा आपका, कोप्लेनर पॉइंट कहलाएगा। आ रहा है समझ में, यानी कि एक लाइन है, यही लाइन समझ लेते हैं। ठीक है, यहां इस लाइन पे आपका क्या हो जाएगा, आपका टू और मोर पॉइंट्स, यानी कि यह एक हो गया, दूसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा हो गया, यहाँ पे चौथा हो गया। ठीक है, दो से ज्यादा जब पॉइंट लाइज करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पता है हमको, दो या दो से ज्यादा क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए या तो दो से ज्यादा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोप्लेनर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, यानी कि यह ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। कोई दिक्कत इसमें, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। चलिए, यानी कि क्या है, टू और मोर पॉइंट्स क्या करेंगे, एक ही लाइन पर लाइज करेंगे, तो उसको हम कोप्लेनर बोलेंगे। यानी कि अब देखिए क्या जानेंगे यहाँ पे, नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स,
नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स कहने का मतलब क्या है कि जब एक लाइन पर नहीं, ठीक है, एक लाइन पर, ठीक है, क्या है आपका मतलब कि जब पॉइंट्स जो है मतलब कि जितनी भी पॉइंट्स हो जो एक लाइन पर मतलब कि टू और मोर पॉइंट जो है एक लाइन पर लाइज नहीं करे उसी को बोलेंगे। लिखेंगे यहाँ पे कि जैसे कि समझिए यहाँ पे ये हो गया आपका, सपोज कर लीजिए यहाँ पे क्या इस सभी बहुत सारी पॉइंट्स है, यहाँ पे कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। क्या यह पांचों के पांचों पॉइंट जो है एक ही लाइन पर लाइज कर रही है क्या, नहीं, अलग अलग लाइन पे लाइज कर रही है, इसलिए क्या यह सभी के सभी पॉइंट्स जो है कोप्लेनर कहलाएंगी, नहीं कहलाएंगी। अच्छा एक और चीज है, मान लेते हैं कि अगर एक, सपोज कीजिए यह एक हो गया, ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे एक और कोई पॉइंट हो गया, मान लेते हैं यह ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट है, यह सी हो गया, यह डी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोप्लेनर के लिए हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस निकालना होता है तो क्या लिखते हैं भाई, ए बी इज इक्वल टू ए, सॉरी क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलो, ए डी। ये होता है कोप्लेनर के लिए, दिमाग में रखना है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, ये चीज होना चाहिए। ए बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के सम किसके बराबर होंगे, टोटल लेंथ के सम के बराबर होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देख लो भाई यहाँ पे जो है आपका ये तो लेंथ तो इक्वल होगा ही इसके लिए, यानी कि जो है आपका बात करते हैं ना ये जो है, ठीक है, लेकिन ये कोप्लेनर्स नहीं कहलाएंगे, समझ में आ गया। चलिए इसको लिखते हैं, जैसे कि लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे when two or more points does not सर do not क्या लिखेंगे यहाँ पे, do not lie on the same line is called क्या कहलाएगा भाई, is called क्या कहलाएगा, नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स। कोई दिक्कत इसमें, जैसे कि यह हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर पॉइंट बोलेंगे। आ रहा है समझ में, यानी कि ये जो है एक ही लाइन पे सारे के सारे पॉइंट नहीं है, यह अलग अलग लाइन हो गया। मान लेते हैं यह ए हो गया, तो यह बी हो गया, यह सी हो गया, यह डी हो गया, यह ई हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे ए बी पर कितने हैं, दो ही हैं, बी सी पर कितने हैं, दो, यहाँ पे सी डी पर कितने हैं, दो, और डी ई पर, तो समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे जो है इस तरह का जो बना है आकृति वो जो है कोप्लेनर नहीं कहलाएगा। एक स्ट्रेट लाइन पे जितनी भी हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर जितनी भी पॉइंट, ठीक है, जितने भी पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं सभी के सभी क्या कहलाते हैं, आपका कोप्लेनर कहलाते हैं, दिमाग में रखना है इसको। आया समझ में। अब जानेंगे हम लोग क्या चीज यहाँ पे, एंगल। क्या डिस्कस करेंगे भाई, एंगल डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं एंगल क्या होता है। एंगल एंगल कहने का मतलब क्या है कि जब दो रे का ओरिजिन पॉइंट एक ही हो, ठीक है, यानी दो रे का ओरिजिनेशन एक ही पॉइंट से हुआ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। लिखेंगे when two rays originate from a same point, क्या हो जाएगा आपका, a same point the max, लिखेंगे यहाँ पे the max
दे मेक एंगल। थोड़ा सा ग्रामेटिकल दिक्कत होंगी तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। दे मैक्स एंगल, ठीक है। क्या बनाएंगे वो, एंगल फॉर्म करेंगे, यानी कि टू रे, यह मान लेते हैं, यह ओ हो गया, ओ, इसको मान लेते हैं ई, यह बी हो गया, ठीक है। एंगल क्या कहलाएगा, यह एंगल, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, समझ में आ गया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, यह एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए इस एंगल का क्या नाम है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंगल को बोलेंगे एंगल, क्या बोलेंगे यहाँ पे, अरे यार थोड़ा बड़ा बन जा, एंगल ए ए ओ बी, ए ओ बी, या ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, कोई दिक्कत इसमें, क्या है आपका एंगल ए ओ बी बोलो या तो एंगल बी ओ ए बोलो, दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा, जितना डिग्री का ये है उतना ही डिग्री का इधर से भी जाओगे तो, ठीक है। यानी कि इनकी जो है मेजरमेंट क्या होंगी, सेम ही होंगी, कोई दिक्कत इसमें, इस तरह से इसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखो एक और चीज है भाई, कहने का मतलब अब इसको क्या बोलते हैं, एओ को क्या बोलेंगे, यहाँ ओबी को क्या बोलेंगे, अच्छा तो यह जो ओ पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, इसको लिखेंगे यहां पे, द रेज दैट मेक एंगल आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे बताओ हमको, आर्म्स, आर्म्स कहलाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे, आर्म, आर्म समझते हैं भुजा, इट मींस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, आर्म बोलेंगे, भुजा बोलेंगे, आ रहा है समझ में। अब देखो ये जो है ये आर्म कहलाएंगे, और इन दोनों आर्म के बीच का जो डिस्टेंस है, यह दिख रहा है ना जो, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ हमको, इसको तो एंगल बोलते हैं। अब देखो ये जो आर्म्स है जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स, लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे द आर्म्स meet at a point is called क्या कहलाएगा भाई बताओ हमको, called vertex, vertex क्या है आपका, वर्टेक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, वर्टेक्स कहलाएगा। अब चलो आर्म समझते हैं, यहाँ पे आर्म कहने का मतलब क्या हो गया है, ए ओ क्या है आपका, आर्म है, एंड क्या हो जाएगा आपका ओ, ठीक है। ए ओ एंड क्या है आपका, ए ओ एंड बी एंगल, ठीक है। ए ओ आर्म, ओ बी आर्म कहलाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आ रहा है समझ में। अब देखो वर्टेक्स, वर्टेक्स का स्पेलिंग से V E R T I C S, ठीक है, वर्टेक्स। अब देखो भाई वर्टेक्स कहने का मतलब है यहाँ पे कि इसको हम क्या बोलेंगे, ओ पॉइंट, ओ पॉइंट ओ लिख लेते हैं, पॉइंट ओ एच वर्टेक्स, क्या भाई वर्टेक्स है, कोई दिक्कत इसमें, क्या है यह वर्टेक्स है, आ रहा है समझ में। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। अब चलिए अब जानेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल, मिटा लो इसको, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल, देखिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, यहाँ क्या लिखेंगे, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, लिखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल,
लिखेंगे यहाँ पे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक में एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल है? एक्यूट। अब भाई क्यूट नहीं समझना है यहाँ पे, एक्यूट ये काफी क्यूट है भाई, समझ में आ गया ना। दूसरा हो जाएगा आपका एब्ट्यूस। एब्ट्यूस एंगल, यहाँ एंगल भी लिख लो, एंगल। उसके बाद जो है आपका थर्ड नंबर में लिख लेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल है भाई? स्ट्रेट एंगल। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद जो है फोर्थ नंबर में लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रेट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। एक मिनट, राइट एंगल इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राइट एंगल। यार एक्यूट के बाद राइट लिख लेते हैं पहले, माफी चाहेंगे बच्चों। राइट। उसके बाद आता है आपका राइट एंगल। उसके बाद आता है एब्ट्यूस एंगल। थर्ड में लिख लेते हैं एब्ट्यूस। अरे भैया एब्ट्यूस एंगल। सोचेगा कि सर तो भूल गए, कोई बात नहीं है, होता है, दिमाग ही ना है। यहाँ देखो फोर्थ नंबर में लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, कोई दिक्कत इसमें? फिफ्थ नंबर में लिखेंगे, फिफ्थ नंबर में क्या लिखेंगे? फिफ्थ नंबर में लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सिक्स नंबर में, सिक्स नंबर में लिखेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल आया समझ में? इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे भैया एक्यूट एंगल के बारे में। लिख लिया है, नोट कर लिया भाई, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले हम जानते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल कहने का मतलब है कि वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। इट मींस कहने का मतलब है कि द एंगल दैट मेजरमेंट इज more than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle। क्या कहलाएगा आपका? acute angle। यानी कि लिखेंगे the angle whose measurement which measurement is more than 0 degree but क्या हो जाएगा? less than 90 degree is called क्या कहलाएगा आपका भाई? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल है भाई? एक्यूट एंगल। आ रहा है समझ में? इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? एक्यूट एंगल। जैसे कि समझिए यहाँ पे, जैसे एग्जांपल समझते हैं भाई। सबसे पहले एग्जांपल, यानी कि पहले एक फिगर से समझ लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? यह जो है आपका कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। 60 डिग्री मान लो, सपोज कर लो। यार एक एंगल, ये क्या है आपका? 30 डिग्री है, सपोज कर लो। तो यह किस प्रकार की एंगल है? ये सभी के सभी एक्यूट एंगल है। समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? इसका एग्जांपल एक हो जाएगा इस सभी, ठीक है। यानी कि लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ जो 1 डिग्री है ये कैसा एंगल है? ये 1 डिग्री एक्यूट एंगल है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे अगर मैं लिख देता है 0.000, अगर मान लो सपोज कर लो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता है, अच्छा बता 1 मिनट का एंगल एक्यूट एंगल होगा कि कुछ और होगा? कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बतलाना है। 1 सेकेंड का एंगल कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल है कि क्या है? यह आपको बतलाना है, ठीक है, कमेंट में। आया समझ में? तो यहां लिखेंगे आपका 1 डिग्री
टू 1 डिग्री 2 क्या हो जाएगा आपका 89 डिग्री तक। ठीक है, समझ में आ गया। इस सभी के सभी ये 1 डिग्री 2 89 डिग्री, इट मीन्स कहने का मतलब क्या है भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इट मीन्स 4 डिग्री। समझ में आ गया। डॉट 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 क्या हो जाएगा आपका 89 डिग्री। ये की क्या कहलाएंगे आपका, बोलो। ये सभी के सभी कहलाएंगे, सॉरी एक्यूट एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपका एक्यूट एंगल। आ रहा समझ में। 1 डिग्री 2 क्या हो जाएगा आपका 89 डिग्री। मिटा दो इसको, मिटा दूं। अब जानेंगे राइट एंगल। क्या जानेंगे यहाँ पे राइट एंगल। देखो भाई राइट एंगल कहने का मतलब है कि वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए 90 डिग्री, एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, दो लाइन रे जो है एक दूसरे पर क्या होना चाहिए परपेंडिकुलरली लाइज करना चाहिए, उसको हम बोलेंगे 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं, लेकिन वहां परपेंडिकुलर की बात नहीं है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एंगल की। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे राइट एंगल, राइट एंगल लिखेंगे द एंगल whose measurement is 90 degree is called right angle। राइट एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा राइट एंगल। जैसे कि यहाँ देखिए ये क्या है आपका राइट एंगल है। ठीक है, कौन सा एंगल है राइट एंगल। एक्यूरेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90 डिग्री, उसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल। ठीक है, आ रहा है समझ में, यानी कि इसी को हम लोग राइट एंगल बोलेंगे, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद जो है थर्ड नंबर में है एब्ट्यूस। एब्ट्यूस, अब देखो भाई एब्ट्यूस एंगल का आने का मतलब क्या है, जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे एब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। लिखेंगे द एंगल whose measurement is more than 90 डिग्री and but लिखेंगे कैसे लिखेंगे but less than 180 डिग्री, but less than 180 डिग्री is called क्या कहलाएगा एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल कौन सा एंगल है एब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल है भाई एब्ट्यूस एंगल। यानी कि यहां समझते हैं, ऊपर मिटा दे इसको, मिटा दे या इधर इसका फिगर बना दे, इधर बना देते हैं इसका फिगर। इसके लिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। ये जो एंगल है क्या है आपका मोर देन 90 डिग्री। मान लेते हैं 120 डिग्री का यह एंगल है, कितने का है 120 डिग्री का एंगल है, तो यह कैसा एंगल होगा एब्ट्यूस। कैसा एंगल है एब्ट्यूस एंगल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो यहाँ एग्जांपल में हम क्या लिख लेंगे भाई, यहाँ पे एग्जांपल में लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका 91 डिग्री टू 91 92 93 डॉट 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 क्या हो जाएगा आपका 179 डिग्री। आ रहा है समझ में, कितने डिग्री तक होना चाहिए 179 डिग्री तक के एंगल को हम क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे उसको एब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, बहुत आसान है समझना इसको। मिटा दूं। अब देखिए उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, यानी जिस एंगल का मेजरमेंट माप
क्या होना चाहिए आपका 180 डिग्री होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। यानी कि द एंगल whose measurement is whose measurement is 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। कोई दिक्कत इसमें, यानी जिस एंगल का मेजरमेंट क्या होना चाहिए 180 डिग्री होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। जैसे कि यहां समझिए, यह कोई पॉइंट होगा एक लाइन पे, ठीक है। अब इस पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, वो कोई पॉइंट है 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, इसी को बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। चलिए फिफ्थ नंबर हम देखते हैं इसका। फिफ्थ नंबर में रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल कहने का मतलब क्या है कि जिस एंगल का माप मेजरमेंट क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे द एंगल whose measurement is more than 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या होना चाहिए आपका 180 डिग्री, बट लेस देन क्या होना चाहिए आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। यहाँ एक फिगर के साथ समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे इस तरह का है, एक मिनट भाई, यह जो एंगल फॉर्म होगा इस पे, ठीक है, ये वाला एंगल जो फॉर्म होगा, मान लेते हैं वो एंगल है, इधर का जो एंगल फॉर्म होगा इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एब्ट्यूस। मान लेते हैं इस एंगल का वैल्यू कितना होगा 210 ले लेते हैं, 210, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका 210 है, तो ये जो है आपका किस प्रकार का एंगल है, बताओ आपको, रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जाना जाएगा। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा, 180 से ज्यादा है और 360 से क्या है, कम है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। एग्जांपल से समझते हैं भाई। एग्जांपल के कहने का मतलब है 181 डिग्री, ठीक है, टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 182 डिग्री, 183 डिग्री, टू डॉट डॉट डॉट, कहां तक हो जाएगा आपका, बोलो क्या हो जाएगा आपका 359 डिग्री तक। समझ में आ गया, इतना तक हो जाएगा तो यह कैसा एंगल कहलाएगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल। आ रहा है समझ में, बहुत आसान चीज है ना, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्त के पास, भाई बहन जो पढ़ने लायक हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ने में मेरी सहायता कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जब आप चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, मैं और क्या होऊंगा, मोटिवेट होऊंगा और अच्छा वीडियो डालूंगा, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इस पर ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। अब देखिए उसके बाद हो गया आपका कंप्लीट एंगल।
कौन सा एंगल भाई? कंप्लीट एंगल। देखो कंप्लीट एंगल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कंप्लीट एंगल कहने का मतलब है कि 360 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ रहा है ना कि 360 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एंगल whose the angle whose measurement is 360 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका? 360 डिग्री इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा एंगल है भाई? यह कंप्लीट एंगल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? यानी कि देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पर हमको बताइए, एक पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? एक पॉइंट पर, इसको थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। इसके सेंटर पर होना चाहिए। एक पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? मान लेता हूं यहां से ऐसे, तो यह कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यह होगा आपका 360 डिग्री का एंगल। समझ में आ रहा है ना? कितने डिग्री का? यानी कि यह ये पॉइंट से चला और इस पॉइंट पर आ गया, फिर वहीं पे आ गया, ठीक है? तो यह कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्कल के सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। एक घड़ी जो होती है, घड़ी की जो नीडल है, ठीक है, एक मिनट में जो मिनट की जो सुई है वह जो है क्या बोलते हैं, एक घंटा में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? मिनट की सुई कितने डिग्री की एंगल बनाती है? 360 डिग्री का, ठीक है? वहीं घंटे की सुई जो है 12 घंटे में 360 डिग्री का, सेकेंड की सुई 1 मिनट में। आ रहा है समझ में? तो ये जो है आपने देखा होगा ऐसे, तो जितने भी सर्कुलर शेप होते हैं, सर्कुलर शेप के सेंटर पर टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है? यहाँ पे बनता है आपका 360 डिग्री का। अगर मान लेता हूँ कि कोई चीज है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू कर दिया, सपोज कीजिए यहाँ से चलना शुरू कर दिया, या फिर चक्कर लगा करके फिर इसी पॉइंट पर आ गया, ठीक है, तो वह टोटल कितने डिग्री का एंगल बना लेगा? टोटल भाई कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बना लेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? इसी को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अब चलिए अब समझते हैं पेयर ऑफ, क्या जानेंगे यहाँ पे? पेयर ऑफ एंगल जानते हैं, ठीक है? चलिए लिखते हैं पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। पेयर ऑफ एंगल देखो भाई, ये पेयर ऑफ एंगल कहने का मतलब क्या है कि दो एंगल का पेयर होना चाहिए, ठीक है? देखो दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा होता है आपका क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है? तो ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, और सप्लीमेंट्री एंगल को, और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे there are two pair of angle. There are two pair of angle. One is complementary angle. Second is supplementary. क्या हो जाएगा आपका? सप्लीमेंट्री। इसका थोड़ा सा इंग्लिश जो है स्पेलिंग देख लीजिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब क्या है कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसको डिफाइन करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि लिखेंगे द सम ऑफ टू एंगल्स, the sum of two angles, the sum of two angles are equal to 90 degree is said to be complementary angle, is said to be complementary angle। क्या आपका कितना होगा, क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, दो एंगल का सम समझते हैं। दो एंगल का सम कहने का मतलब क्या है कि मान लेता हूं कि कोई 30 डिग्री का एंगल है भाई, ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा बोलो, इसका हो जाएगा 60 डिग्री, तभी ना जाकर के यह 90 डिग्री हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि मान लो अगर कोई एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे अनदर एंगल क्या हो जाएगा आपका, बोलो हमको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, यानी कि 45 डिग्री, यानी x की जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या होगी 45 डिग्री। यानी कि दो एंगल का सम, अगर मान लेता हूँ कोई एंगल 50 डिग्री का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा हमको पता, क्या लिख लेंगे भाई, 90 माइनस 50 कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, आ रहा है ना। यानी कि अगर एक एंगल दिया हुआ है उसमें, ठीक है, तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग 90 में से जो दिया हुआ एंगल उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं, लिखेंगे फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री, या यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 37 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 37 डिग्री एंगल। ठीक है, 37 डिग्री एंगल का क्या निकालना है हमको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो भैया हमको पता है, क्या पता है कि दो एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक एंगल ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्या करेंगे, 90 में से इस एंगल को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं खुद से, लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज x, एंगल इज x। ठीक है, तो यहां लिखेंगे x प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। हम लोग को ऑलरेडी पता है कि दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अगर नहीं है 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएगा। आ रहा है समझ में, तो ये जो हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इधर भेजेंगे 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यह 3 हो गया, यहाँ हो गया आपका 8 मीन्स 5 हो गया, यानी कि 53 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 53 डिग्री, यही हमारा आंसर है, x का वैल्यू ये। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आ रहा है समझ में। चलिए मिटा दो इसको। इसके बाद जो है, चलिए जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ इसको हम लोग क्या है, एक फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह का है, ठीक है, यह एंगल क्या है आपका 37 डिग्री,
सपोज कीजिए, तो हमको यह एंगल निकालना है x, इसकी यह क्या कहलाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगी। तो इसका जो वैल्यू है कितना है, टोटल 90 डिग्री। समझ में आ गया ना। तो 90 डिग्री है, तो यह ऑलरेडी दिया है, तो इसको निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे, 90 माइनस 37 करेंगे तब भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। यानी कि 53 और 37 मिला करके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं कि इफ रेशियो ऑफ टू complementary angle, if ratio of two complementary angle is क्या है आपका, मान लेते हैं 3:7, क्या है आपका 3:7, then find the angles, उस एंगल को निकालना है। इसका मान लेते हैं रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो उस एंगल को निकालना है। कैसे निकालेंगे यहाँ पे बताइए हमको, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आ रहा है समझ में कि रेशियो दिया हुआ है और उस एंगल को हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, दो एंगल के सम कितने होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर होता है। तो उसी से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। देखो भाई क्या दिया है, लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर, क्या हो जाएगा आपका, चलो x मान क्या लिख लेते हैं, 3x प्लस 3x रेशियो क्या हो जाएगा, 7x, ठीक है। इट मींस एक को मान लेते हैं 3x, दूसरे को क्या मान लेते हैं हम लोग, 7x। कोई दिक्कत इसमें, एक को 3x मानेंगे, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका, 7x हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं कि हमको पता है कि द सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि 3x प्लस क्या हो जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 डिग्री। x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा आपका 3x यानी कि क्या हो जाएगा आपका, बोलो 3 इंटू 9 ना 3 27 डिग्री, कितने डिग्री होगा 27 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा आपका दूसरा, इसका दूसरा एंगल हो जाएगा आपका 7 इंटू 9 डिग्री, 9 सत्ते 63 यानी 63 डिग्री। 9 7 का क्या होता है 63, ठीक है। 3 9 का क्या होता है 27 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, आ रहा है समझ में। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मिटा दूं, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। लिखेंगे द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे देखिए दो एंगल का सम, सपोज कीजिए इस तरह से, तो यहाँ जो है दो एंगल का सम जो है क्या होना चाहिए आपका, यह मान लेते हैं x है या कोई y है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। कौन सा एंगल बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ रहा है ना, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए लिखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन करते हैं। Find the supplementary angle of 123 डिग्री एंगल। यानी कि क्या है आपका 123 डिग्री एंगल का क्या निकालना है आपको, सप्लीमेंट्री। मान लेते हैं कि यह एंगल क्या है, मान लेता हूँ इसको 123 डिग्री है। ठीक है, तो हमको y का वैल्यू निकालना है, तो क्या नहीं निकाल सकते हैं, हमको ऑलरेडी पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। अगर x की वैल्यू हमको पता है तो y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि नॉन वेरिएबल को दूसरे साइड हम भेज देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे कि let supplementary angle is x। मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेंगे हम लोग, x अपने मर्जी से। तो यहाँ हो गया आपका x प्लस कितना हो जाएगा 123 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर ले लो भाई, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। ठीक है, यानी कि 123 डिग्री। अब लिख लेते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, यानी कि ये हो गया 7, फिर यहाँ पे हो गया आपका 6, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5। ठीक है, x इज इक्वल टू हो गया 57 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आ रहा है समझ में, आया कि नहीं आया। चलिए दूसरा हम समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन इस पे। अगर रेशियो में दिया हो, क्या दिया हो आपका, रेशियो में, तो उस समय इसको कैसे सॉल्व करेंगे यह समझते हैं। यहाँ लिखेंगे फाइंड, क्वेश्चन है आपका फाइंड द, सॉरी लिखो यहाँ पे, हाँ, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री angles if their ratio is 5 रेशियो क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अगर उसकी रेशियो क्या है 5:4 है, तो क्या निकालना है आपको, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, सप्लीमेंट्री एंगल। तो लेट यहाँ क्या कर लेंगे, लेट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे बोलिए, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसी के लिए मैं तेजी से थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे जो है लेट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, क्या हो जाएगा आपका 5x रेशियो क्या हो जाएगा आपका बोलो 4x। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब लिखेंगे यहाँ पे
5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आपका 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कटा लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर मान लेता हूँ कि एक जो है अगर फर्स्ट एंगल जो है फर्स्ट एंगल, ठीक है, कितना हो रहा है आपका 5x है, 5x यानी कि 5 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस, सर क्या बोलते हैं 100 डिग्री। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपका सेकेंड एंगल कितना है 4x है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 20 80 डिग्री। और ऐसे में पहला हो जाएगा आपका कितना 100 डिग्री और दूसरा हो जाएगा आपका 80 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ऐसे में इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं। यहाँ पे एंगल जो है आपका, ठीक है, एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर, सॉरी क्या बोलते हैं यहाँ पे डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, रेडियन में मेजरमेंट करते हैं और उसको मिनट में मेजरमेंट करते हैं और सेकेंड में भी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका लिखेंगे, स्टाइल आकर लिख लीजिएगा, एंगल इज measured in चलिए क्या चीज होता है किस चीज में डिग्री। ठीक है, दूसरा किस क्या चीज है आपका रेडियन। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा मिनट, उसके बाद सेकेंड। किस चीज में सेकेंड में। इन सब में क्या है एंगल को मेजरमेंट किया जाता है। देखो भाई डिग्री में कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे कि सपोज कीजिए इसका एग्जांपल समझते हैं 3 डिग्री, क्या हो गया आपका 3 डिग्री 5 डिग्री 9 डिग्री 100 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री 80 से। ठीक है, अब रेडियन में क्या होता है भाई पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पाई बाई 2 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 5 पाई बाई 6 जो भी हो। ठीक है, अब देखो मिनट में, मिनट पाने का मतलब क्या होता है, मिनट पाने का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं किसी भी नंबर पर, जैसे कि 1 मिनट 2 मिनट यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे 3 मिनट 4 मिनट, समझ में आ गया डॉट डॉट डॉट। अब देखो सेकेंड में कैसे मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, डॉट 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 इनफाइनाइट जो भी है सब। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे समझते हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या है रेडियन, रेडियन। ठीक है, यहाँ पे ये यार रेडियन ऐसे होता है क्या, चलो ठीक है इसको देख लेना रेडियन सही है कि नहीं है, रेडियन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको देख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जैसे कि डिग्री, मान लेता हूं कि यह x डिग्री है। ठीक है, x डिग्री को यानी कि x डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या चीज करेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ समझते हैं डिग्री टू क्या है आपका कन्वर्जन ऑफ, क्या लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ एंगल, कन्वर्जन ऑफ एंगल यानी कि डिग्री में, डिग्री में। ठीक है, तो क्या चीज है भाई यहाँ पे जो है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या रहेगा आपका रेडियन पाई, यहाँ पे रहना चाहिए आपका रेडियन में। ठीक है, अगर रेडियन में एंगल दिया है तब सपोज कीजिए एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल में लिखते हैं, एग्जांपल में
जैसे कि 2 पाई इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, कितना डिग्री होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, यह ऑलरेडी रेडियन में दिया है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, यह रेडियन में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिग्री। यहाँ पे देखिए डिग्री को डी से हम सूचित कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई होगा ना, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, सॉरी 2 पाई, हाँ 360 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 मिनट 180 हो जाएगा। यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाई, सही है ना, 1 पाई के बराबर होता है ना, सही था, 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपका 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, यानी कि आर, ऐसे, ठीक है। आर यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेंगे यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2 पाई, घटा लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। आया समझ में। मतलब कहने का मतलब है कि आपका 1 पाई कितने डिग्री के बराबर होता है, आपका 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। 1 पाई कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर, यानी कि 2 पाई कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा आपका, बोलो 2 पाई कितने डिग्री के बराबर होगा, ये होगा आपका 360 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ लिख लेंगे क्या चीज, 360 डिग्री। यह फॉर्मूला याद रखना है, इसको, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखने की जरूरत है। कोई दिक्कत इसमें, या यहाँ भी समझ लो, इसको डी से डिग्री, आर से रेडियन, ठीक है। यहाँ 360 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई याद रखना है, 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 360 डिग्री, समझ में आ गया ना। मिटा दो इसको, यहाँ समझते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 6 पाई है, कितने पाई है भाई, 6 पाई है, ठीक है। इज इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा, कितने डिग्री हो जाएगा, तो समझते हैं। जैसे कि क्या होता है d इज इक्वल टू, यानी कि डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू रेडियन। अब देख लो भाई, यह रेडियन दिया हुआ है, हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन वाले वैल्यू को हम यहाँ रख लेंगे, यानी कि d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू क्या लिख लेंगे यहाँ पे 6 पाई, हटा लो इसको, 3 से कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 3 जा, ये कैंसिल, आ रहा है समझ में। तो इसको हम लिखेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 3 6 जा 18 के 8, 3 9 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 180, 180 बोल रहे हैं, 1080, 1080 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आ गया समझ में, 1080 डिग्री। चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जानेंगे हम लोग कि किस प्रकार से डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो सीधा बात है भाई, d इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई होता है इंटू रेडियन होता है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा d दिया है यहाँ पे, d है यहाँ पे, तो यहाँ d इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, नहीं तो होगा फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ समझो, थ्री 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है, किस चीज में, रेडियन में, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे लगाएंगे,
यहाँ रेडियन, आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे डिग्री के जगह पर हम लिखेंगे 360 डिग्री इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। हटा लो इसको, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, यानी कि रेडियन कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन होगा। कितना होगा इसका 2 पाई रेडियन। आ रहा है समझ में, 2 पाई हो गया। आया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना है। अगर मैंने दे दिया आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, कितना रेडियन होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 45 डिग्री इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ठीक है, इसको कटा लेते हैं। इसको जब हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको कटा लो, खत्म। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 4। यहाँ हम लिखेंगे R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई/4, यानी कि यहाँ पाई/4 होगा आंसर। आ रहा है समझ में। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मिटा दो, चलिए यहाँ समझते हैं कि भाई यहाँ पे जो है एक समझते हैं, 1 पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब बताओ भाई 1 पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, या 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई, यानी कि 1 रेडियन, 1 रेडियन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब देखिए उसके बाद क्या है कि 1 डिग्री में कितने सेकेंड होते हैं, सर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट का कोण होता है। कितने मिनट का कोण होता है 60 मिनट। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 60 मिनट। आ रहा है समझ में, 1 डिग्री में कितने मिनट का कोण होता है 60 मिनट का कोण होता है। अब देखो यहाँ पे जो है आपका 1 मिनट में कितने सेकेंड का कोण होगा 60 सेकेंड का कोण होगा। 1 मिनट भाई 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। कौन सा क्या बोलेंगे इसको हम लोग 60 सेकेंड। आ रहा है समझ में, इसको याद रखने की क्या है जरूरत है। समझ में आ गया। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 1 डिग्री में कितने सेकेंड होंगे, तो क्या करना है भाई, इसके साथ इसको ठीक है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए आज का क्लास हम इसी पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया।